हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि आज हम बात करेंगे पेपर थर्ड के बारे में, पेपर फोर्थ के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का हमने सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारा फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो के अंदर अवेलेबल है, जो कि आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड, मतलब पेपर थर्ड के बारे में, जो कि हमारा स्टार्ट होता है टेक्नोलॉजी से। ओके, टेक्नोलॉजी डैट मीन्स आपको पता ही है टेक्नोलॉजी कितने इनोवेशन जो इनोवेशन हमारे इंडिया के अंदर, जैसे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का अकॉर्डिंगली जो हमारे इंडिया के अंदर स्टेबलाइज हुआ था 1991 के बाद में। क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी क्या है, इंडिया के अंदर तो बहुत कम टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। बट जब सर्विस सेक्टर या ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंडिया के अंदर एफडीआई एफआई आना स्टार्ट हुआ, तो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन भी कुछ हुज और वाइडर एरिया पर उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट डाला था। ओके, तो ये पेपर थर्ड के बारे में आपको इसके प्रॉन्स एंड क्रॉन्स भी लिखने होते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, कि हमारा जैसे मार्स ऑर्बिट मिशन जो था, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी के बेस पे ही था। ओके, तो आगे चलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको इसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, आपको शेयर मार्केट, आपको इसमें इसके अंदर आपको किस तरह से एक बजट बनता है, किस तरह से एक इकोनॉमिक सर्वे बनता है, और किस तरह से उसको हम उसके लूप होल को देखते हैं, या किस तरह से उसे रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, सब इकोनॉमी के अंदर आता है। ठीक है, वो मैं आपको छोटा छोटा बात बताऊँगा आपको। ओके, बायोडाइवर्सिटी, ये तो आप सबको पता है कि ये भी एक चैप्टर के नाम है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी एक सब्जेक्ट है। ओके, बायोडाइवर्सिटी आपको पता है इन्वायरमेंट एक बहुत वाइडर एरिया है। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपको पता है कि पेपर थर्ड के अंदर कितने पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इसके अंदर। ये एक पेपर के अंदर जिसके कम से कम 4 बुक्स हमें मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं। काफ़ी सारी बुक है, बट हमें 4 बुक्स पढ़ लेंगे तो हमें सफिशिएंट होता है पेपर थर्ड के लिए। बट अगर हम डेली का अगर न्यूज़पेपर हम फॉलो करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए ये स्टेबलाइज करता है कि एक न्यूज़पेपर, क्योंकि उसके अंदर डेली बेस की सब न्यूज़ होती हैं टेक्नोलॉजी में। आज मतलब रशिया ने कुछ करा, या चाइना के द्वारा कोई एक रॉकेट लॉन्च किया गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ वगैरह बनाई है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया हैं, वो इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमें जो उसे कैसे रिजोल्यूशन करना होता है प्लान को, किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे यस साइक्लोन आया था, या ताउते साइक्लोन आया था जैसे उड़ीसा के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर। काफ़ी सारा मतलब 2 दिन पहले ही हमने काफ़ी मतलब कि 4 लाख पीपल को इवेक्यूएशन कर लिया था वहाँ से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था कि एक आईएमडी के अकॉर्डिंग भी इंटर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मानसून की निगरानी वगैरह करता है, वो देखता है कि मानसून कब और कब आ रहा है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी एंड द इशू रिलेटिंग प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भाई ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों है ये? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रेटिंग द प्लानिंग कमीशन जो आपको पता था पहले आया था, बट उसे रिजोल्व करके क्या आगे नीति आयोग। बट ये वाला प्लानिंग कमीशन नहीं है, इसमें क्या है, इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से इशू हैं, उसके रिजोल्यूशन किस तरह से किए जाते हैं। मोबिलाइजेशन के अंदर भी यही है कि किस तरह से हम अपने रिसोर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम उसे ह्यूमन कैपिटल में चेंज कर सकते हैं, कैसे डेमोग्राफी डिविडेंड की जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास इंडिया के पास में 2045 तक इंडिया के अंदर अवेलेबल है। फिर इसके बाद में आप साउथ अफ्रीका या अफ्रीका कंट्रीज़ के अंदर देखेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी यंग पॉपुलेशन इस टाइम है, जो कि 18 टू 58 जो पॉपुलेशन है, एजेस की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर अवेलेबल है। इससे पहले इंडिया से पहले जो अपॉर्चुनिटी थी वो चाइना के पास थी, जो कि चाइना से जो अपॉर्चुनिटी वो मिसमैच हो चुकी है। ओके ओके, तो इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग द फ्रॉम इट। ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ आपको पता है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एक्सक्लूसिव ग्रोथ क्या होते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होते हैं, टॉप डाउन अप्रोच तक ऊपर तक चलती है, मतलब कि एक मार्जिनल सेक्शन तक एक ग्रोथ को से प्रोवाइड करना। ओके, गवर्नमेंट और बजटिंग, मैं आपको बताता हूँ बजट के बारे में, तो बजट भी इसके अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। तो गवर्नमेंट बजटिंग क्या है, गवर्नमेंट एक 22 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अपना निकालती है, और 20 लाख करोड़ रुपये पैकेज निकालती है। फिर इंडिया के लिए इंडिया के अंदर जो माइलेज सेक्शन है उनको प्रोवाइड करती है अलग अलग बेसिक
टर्म्स एंड पीरियड के लिए। ओके, तो ये भी एक गवर्नमेंट बजटिंग। वैसे तो हमारा जो है 200 लाख करोड़ का बजट है इंडिया का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जो कि ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन रही है, हम उस पर पाथ पे चल रहे हैं। ओके, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी आपने पढ़ा भी होगा। ओके, तो आप एक बार इसे और कर लेना। मेजर क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न, आपको पता है कि मेजर क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न ये क्यों पूछता है, मेजर क्रॉप क्रॉपिंग पैटर्न, ये एक सिलेबस में क्यों दे रखा है, क्यों? क्योंकि हम जहाँ पर जिस जगह पर हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि फार्मर से रिलेटेड भी हमारे पास इसके रिजोल्यूशन करने पड़ते हैं, फार्मर से रिलेटेड भी हमें उसे जो उसकी ग्रीवेंस होती है उसको भी हम सोल्व आउट करना होता है। तो हम इसलिए क्रॉप के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा सीजन क्रॉप के लिए बेस्ट है, कौन सा सीजन अदर क्रॉप के लिए बेस्ट है। ओके, तो इसके लिए कितने वाटर फर्टिलाइज करना होता है। ओके, सब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन कितने टाइप होते हैं, और इरीगेशन सिस्टम क्या है, शॉर्टेज और ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस इशू एंड द रिलेटेड कंस्टेंट, ई टेक्नोलॉजी एड फार्मर। तो ये सबसे बेस्ट तरीका, क्यों? कि जब आप एक डीएम या एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के रूप में आप कहीं भी जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे एक एरिया होगा जहाँ पर आपको फार्मर ही नहीं मिले। हर जगह इंडिया के अंदर फार्मर, क्योंकि 60% तो हमारे इंडिया में फार्मर ही रहते हैं। बस वो है कि उन्होंने कुछ फॉर्मल सेक्टर में है, कुछ इनफॉर्मल सेक्टर में है। बाकी फार्मर की हमें लैंग्वेज में बात करनी हुई तो फार्मर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसलिए यूपीएससी ने ये पेपर 3 के अंदर ये मेजर रोल इन्हें अपना स्ट्रेस कर रखा है। ओके, इशू रिलेटिंग टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी एंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? काफ़ी सारे लोगों का क्या होता है, फ्लड वगैरह आ जाती है या बारिश अनसीजनल टाइप पर एक बारिश हो जाती है, जिससे कि उनकी फार्म की जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल ही लॉस हो जाती है, और जो बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ होता है तो वो बिल्कुल सारा डिसवर्स हो जाता है, और उनका बिल्कुल ही वो एक रून की अकॉर्डिंग, मतलब एक बर्बाद के एक कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। जिससे कि गवर्नमेंट हमारे क्या करती है, एमएसपी, जिसका उनको बिल्कुल एक तो होता है कि हमें लोन वेवर भी कर देती है गवर्नमेंट। एक एमएसपी में क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे कि एक मार्केट में जाते हैं ये लोग लेकर अपना, जैसे ट्रैक्टर है या कुछ भी अपना कार्टून या गोडाउन लेके जाते हैं, वहाँ पर जाएंगे वीड लगाई जाती है। वीड में क्या होता है कि काफ़ी इतना हद तक प्राइस गिरा देते हैं कि उसे एक फार्मर को एक अच्छा अपने एक प्राइस नहीं मिल पाता, जिससे कि वो उसे बेचना तो होता ही है, कि उसे किसी न किसी कंडीशन में, उसे सिचुएशन में पैसा उसे चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब आपको 100 रुपये से नीचे नहीं बेचना है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल गवर्नमेंट ने यहाँ पर निभाया है, कि 100 रुपये से नीचे, जैसे कोई भी चीज़ है ए टू जेड हम 100 रुपये मान लेते हैं, उससे ऊपर तो बिक सकता है बट 100 रुपये से नीचे नहीं बिक सकता, जिससे कि दोनों को फ़ायदा होता है, कस्टमर को फ़ायदा होता है और बायर को भी फ़ायदा होता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको पता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं उनके, आपको पढ़ना होगा। फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिमेपिंग ऑफ द बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। बफर स्टॉक आपको पता है कि जब एक, जैसे ये गांव है, गांव से कम 100 गांव को मिलाकर एक बाहर एक बफर स्टॉक बनाया जाता है, उसकी फूड सिक्योरिटी की जाती है टेक्नोलॉजी मिशन के अकॉर्डिंग। और इकोनॉमिक एनिमली रेयरिंग, जो इकोनॉमिकली जो जैसे कि गौशाला वगैरह होती हैं, उनसे हम उससे हम कितना से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये भी फूड प्रोसेसिंग एंड द इंडस्ट्रियल इंडियन। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। फूड प्रोसेसिंग तो आप जानते हैं, इंडस्ट्रियल, जैसे कि हम स्पोक एंड हब सेंटर, आपको पता है स्पोक एंड हब सेंटर के द्वारा हम काफ़ी सारे फूड प्रोसेसिंग को हम काफ़ी दिनों तक इसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके, सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जैसे कि 100 गाँव को मिलाकर हमें एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बना देते हैं, जो कि हब एंड स्पोक सेंटर वर्क करता है। उसके लिए डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें एक कोऑपरेटिव एंड एक चैन सिस्टम बनाना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट्स के लिए काफ़ी इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है। लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, आपको पता है लैंड रिफॉर्म इन इंडिया क्या है? तो जैसे कि सल्तनत के टाइम पे एक वो था मारवाड़ी सिस्टम चलता था, या रेतवाड़ी सिस्टम चलता था। तो उसमें क्या था, काफ़ी सारे लोगों को परेशान भी किया था उस टाइम। तो ज़मींदारी सिस्टम भी था, बट अब क्या 1950 के जब हम फ्रीडम हुए तो हमारे लैंड रिफॉर्म के अंदर काफ़ी सारे इसमें एक्ट वगैरह लाए गए हैं, वो भी आप देख लेना, क्योंकि इसमें ये तो एक बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल एक पिक्चर फॉर्म में आपको दिखाऊंगा बाद में। अफेक्ट ऑफ द लिबरलाइजेशन, अब मैंने आपको बताया था लिबरलाइजेशन 1991 में एक इकोनॉमी आई थी, जो कि LPG रिफॉर्म आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारवाद,
उदारवाद, हम किसके अफेक्ट हो उदारवाद मतलब कि हम एक तरह से एक्सपोर्ट भी करते हैं इम्पोर्ट भी करते हैं। तो इम्पोर्ट में क्या है कि हम काफ़ी सारा माल को इम्पोर्ट कर लेते हैं, बट एक्सपोर्ट जब हम करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें जो काफ़ी सस्ती मात्रा में यहाँ पर इंडिया का सामान मिलता है बाहर जाकर और महंगा बिकता है, या हम इम्पोर्ट करते हैं तो बाहर का सस्ता सामान यहाँ आकर महंगा बिकता है। तो इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट भी है, पॉजिटिव भी है और उनके नेगेटिव इफेक्ट भी है इकोनॉमी के अंदर। चेंज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्री के अंदर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ओके, ग्रोथ के अंदर क्या क्या पॉलिसी चेंज करने की बात हो रही है, क्योंकि ये स्ट्राइक रेट वगैरह भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जैसे कि बोनस नहीं मिलता तो काफ़ी सारे जो वर्कर होते हैं, फॉर्मल वर्कर होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर होते हैं, तो वो एक स्ट्राइक भी कर देते हैं। तो उनके लिए भी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस तरह से की जाए वो भी, जैसे PSU से होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो सब उन सबको मिला के। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, जैसे कि एनर्जी का, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज। ओके, ये सब एनर्जी के सेक्टर होते हैं, सॉरी ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। और इन्वेस्टमेंट मॉडल तो आपको पता ही है, जैसे FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। ओके, और इन्वेस्टमेंट का थर्ड मॉडल होता है, एक कहते हैं उसे अप्रूवल मोड से और एक होता है ऑटोमेटिक रूट से। तो अप्रूवल क्या होता है और ऑटोमेटिक क्या होता है। ऑटोमेटेड में क्या होता है, सबसे बेस्ट डेफिनेशन है ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है कि जो आपको गवर्नमेंट से एक परमिशन लेनी पड़ती है और आपको उससे डायरेक्टली सारे पेपर क्लियरेंस करने होते हैं, तो आपको सीधा ऑटोमेटिक रूल से आपको सारे FFI जो FDI है आपको यहाँ से पूरा इंडिया के अंदर कन्वर्टिबिलिटी हो जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपको बता दिया मैंने। डेवलपमेंट दिया था, एप्लीकेशन एंड अफेक्ट एवरीडे लाइफ क्या है, जैसे कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या, जैसे कि हमारे पास ग्राफिंग ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कितना भी इसे कि बहुत फ्लेक्सिबल है, फॉर रिजिडिटी है। एक ग्राफिन प्रोडक्ट है, आप चेक कर लीजिएगा ग्राफिन। और डेवलपमेंट एप्लीकेशन तो एवरीडे लाइफ, जैसे कि हम पहले वॉच पहनते हैं तो वॉच में सिर्फ टाइम बताया जाता है, आप वॉच से हम सिर्फ फ़ोन भी कर सकते हैं, हम अपने ट्रैप कर सकते हैं, अपनी ID वगैरह को भी चेक कर सकते हैं, उससे फ़ोन रिसीव और मतलब फ़ोन रिसीव वगैरह कर सकते हैं। और हम कितने वॉक हमने किए वो सब हमने मतलब कि इसमें एवरेज लाइफ के अंदर हैक कर सकते हैं। ओके, अचीवमेंट ऑफ द इंडियन इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं कहता इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अचीवमेंट क्या है, मार्स ऑर्बिट मिशन है। और ये जो हमने चंद्र मून मिशन था अभी हमारा इंडियन है, अभी जो बस हमारा फेल हो गया था, बट काफ़ी सारी स्ट्रेटजी लगा के उसे दोबारा भी भेजा जाएगा बाद में। तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ किया गया इंडिया ने और कर रहा है और करता रहेगा। इंडिजिनलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, ये क्या है, ये क्यों दे रखे हैं सारे पार्ट्स कि आपको थोड़ा इसमें एक दो क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, अवेयरनेस इन द फील्ड, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए किस फील्ड के अंदर, IT सेक्टर के अंदर, जैसे कि क्या है कि क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस के बारे में, कंप्यूटर, रोबोटिक, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी जानते हो आप क्या है, जैसे कि आपको एक ऐसा कैप्सूल दिया जाएगा, जैसे आपके पेट में कहीं भी कुछ भी, जैसे कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, तो ये कैसे उसमें रोबोटिक सिस्टम होता है, बिल्कुल फाइन तरह का, जो ऑटोमेटिक जाके उसी जगह पर जाएगा लंग्स में और वहाँ पर जाके उसे रिलीफ करेगा, उसे जाके बिल्कुल उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी। तो एंड इशू द रिलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इनके इंटेलेक्चुअल थी IPR किसे बोलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे हमारा ट्रेडमार्क है। ओके, जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं, ट्रेडमार्क है, पेटेंट होता है 20 ईयर के लिए, या किसी चीज़ का कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट जानते हैं, जब तक आदमी है जब तक रहेगा उसके 40 साल के एक्सपायर होने के बाद भी कॉपीराइट चलता रहता है। ओके, तो ये होता है कंजर्वेशन। हम अब आ गए थे इन्वायरमेंट के ऊपर। कंजर्वेशन, हमें कंजर्वेशन करना होता है किस चीज़ का, चाहे फ्लोरा एंड फौना हो या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आपको पता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन और डिग्रेडेशन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट थ्योरी। इन्वायरमेंट का असेसमेंट किस तरह से करा जाता है। ओके, असेसमेंट थ्योरी, जैसे काफ़ी सारा पोल्यूशन होता है, किस तरह से मिटिगेट किया जाता है, किस तरह से कम किया जाए। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आपको तो काफ़ी अच्छे से पता हो। डिजास्टर मैनेजमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल है अभी का यह साइक्लोन, जैसे वेस्ट बंगाल या उड़ीसा के अंदर अभी या कोस्टल एरिया से यहाँ पर ये
ये अभी कुछ दिन पहले टकराया था, तो उससे क्या हुआ था कि काफ़ी सारा लोगों को हमने पहले ही एविक्यूएशन कर लिया था। तो ये क्या होता है, वेल प्रिपेयर्डनेस एंड सेल्फिनेस। बट हमारा इथिकल वैल्यू जो होती है बस यहाँ पर आकर डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एनिमल या पशु पक्षी जो होते हैं वो उसमें नहीं बच पाते हैं, और वो इसकी चपेट में आ जाते हैं, और काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ओके, लिंकेज एंड द बिटवीन द डेवलपमेंट स्प्रेड एक्सट्रीमिज्म। ओके, आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट क्या है? ये अब पार्ट आता है इंटरनेट सिक्योरिटी का। एक्सट्रीमिस्ट एक होता है, एक्सट्रीमिस्ट एक होता है नॉर्मेटिव। तो एक्सट्रीमिस्ट के अंदर क्या काफ़ी लोग रेडिकल चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम रेडिकल चेंज की, मतलब कि हमें पार्टी चेंज करनी तो करनी है, ये एक्सट्रीमिस्ट के अंदर आते हैं। ओके ओके, तो रोल ऑफ एक्सटर्नल एंड नॉन स्टेट एक्टर चैलेंज इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी का पता है आपको? मतलब जब एक इंडिया है, इंडिया के अंदर बॉर्डर फोर्स लगी होती है, अलग अलग जगह पर अलग फोर्स है, जैसे कि इंडो तिब्बतन फोर्स है, इंडस्ट्रियल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। ओके, और बांग्लादेश के जो फोर्स आते हैं इंडो तिब्बतन फोर्स ही होती है, और उसे बोलते हैं इंडियन समर बल, जो कि बांग्लादेश की तरफ है। ओके, तो ये जो होते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी और नॉन स्टेट एक्टर। स्टेट एक्टर जो इंडिया के अंदर कुछ स्लीपर सेल्स हैं, जो उन्हें फ़ोन पे ही बता दिया जाता है कि कैसे कैसे क्या करना है, वो स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर क्या है? जो बाहर से हमारे डायरेक्टली हिंदुस्तान के अंदर जो कि इंडिया के अंदर डायरेक्टली आते हैं, और काफ़ी सारे कुछ एक नॉन इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये और नॉन स्टेट एक्टर होते हैं। ओके, challenges to internal security and through the communication network, media and social नेटवर्किंग साइट इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। आपको सबसे पहले होता क्या है, आपकी एक आईडी बनती है, एक पासवर्ड बनता है। ओके, आईडी पासवर्ड जिस दिन आपकी हैक हो गई उस दिन आपका सब कुछ हैक हो गया। क्यों? आप उसे डेबिट कार्ड की भी इसमें आप इसमें डेबिट कार्ड की भी फील होती है इसमें, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये पासवर्ड को सेव कर लेता है, जिससे कि आपका फ़ोटो होते हैं, आपके इंपॉर्टेंट फ़ोटो होते हैं या सेव गैलरी होती है, सेव ड्राइव होती है, वो सब आप उसमें फ़ोटो ऑटोमेटिक एडजस्ट होते रहते हैं। तो आपको वो कभी भी एक कभी भी आपको इसके लिए एक चैलेंजेस बनकर आ सकता है। तो ये एक चैलेंजेस होता है इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर भी, जैसे कि काफ़ी सारे पीएसयूज़ को कभी हैक कर लिया जाता है, और उसके अगेंस्ट में आपसे काफ़ी सारी मनी मांगी जाती है, बिटकॉइन मांगे जाते हैं, या कुछ डोज कॉइन वगैरह की भी इसमें डिमांड रहती है। ओके, तो मनी लॉन्ड्रिंग आ गई, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में एंड इट्स प्रिवेंशन। सॉरी, मनी लॉन्ड्रिंग आप जानते हैं क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो काफ़ी सारे लोगों एक ही जैसे एनजीओ होता है, एनजीओ को एक एनजीओ है जो कि चाहे वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, पता नहीं, कोई देख भी नहीं रहा एनजीओ को, मैं उसके अंदर फंडिंग आ रही है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है, कोई भी उसका पता ही नहीं लग रहा पैसा कहाँ से आ रहा कहाँ से नहीं आ रहा। तो ये सब होता है, ये सब होता है मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ टेररिस्ट ग्रुप होते हैं, या ऑर्गेनाइज होते हैं, या नॉन स्टेट एक्टर या स्टेट एक्टर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। पता नहीं किस तरह से ये सब होता है। ओके, तो जो भी है। ओके, security challenges and their management, border area linkage, the organization crime and terrorism। पता है सिक्योरिटी चैलेंज बताती हूँ आपको। बैरियर सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज एंड द दियर मैनेजमेंट। बैरियर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या? जैसे मैंने आपको बताया था अभी, मैं आपको लेके चलता हूँ। ओके, जैसे कि इंडिया के अंदर सबसे मेन चीज़ है असम राइफल्स। ओके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSSF, और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ओके, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एंड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सतत सीमा बल। तो ये सारी फोर्सेस क्या होती हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये असम राइफल जो होती हैं असम की तरफ से, मतलब कि जो इंटरनल हमारे जो बॉर्डर होते हैं वहाँ पर होती है। ओके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या होती हैं? BSSF, जैसे कि हमारे ये पाकिस्तान की तरफ, और इंडो चाइना की तरफ होती है। इंडो तिब्बतन क्या है? इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर होती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या होती है? ये तो बिल्कुल इंटरनली सिक्योरिटी होती है। सशस्त्र सीमा बल क्या होता है? ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होती है सशस्त्र सीमा बल। ओके, तो फिर मैंने आपको बता दिया ये। ओके, तो ये होता है पेपर थर्ड के बारे में। पेपर फोर्थ में भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, तो अभी स्टार्ट करने आ रहे हैं कि हम पेपर फोर्थ के बारे में। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर ही डिफाइन कर रखा है एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स एक सबसे बेस्ट एक सोर्स है, जो हमें अपने आप को एक अवेलेबल एक करेक्टर होता है हमारे अंदर डिफाइन होता है। एक करेक्टर होता है, एक पर्सनैलिटी होती है। ओके,
पर्सनैलिटी जो है हमें बाहरी हमें बताते हैं कि हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं और किस तरह से हम चलना फिरना हमारा रहता है, वो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर डिफाइन रहता है। बट करेक्टर्स क्या है कि हमारा इनर जो बिहेवियर है, हम किस तरह से क्या डिसीजन लेते हैं, क्या किस तरह से हम किसके बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारे इथिकल वैल्यू में आता है। और इसके अंदर भी बहुत ये वाइड और बहुत बड़ा एरिया है। मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ आपको। हम कभी फिल्म देखते हैं तो फिल्म के अंदर क्या होता है कि जो हम उसकी कुछ जो हमें रिकनसाइल वैल्यू होती है हमारी, उसे डिफ़ाइन करते हैं। और उसे डिफ़ाइन करने के बाद में हम जो कुछ उसे सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस जो हमारा रहता है वो एथिकल में होता है, क्योंकि हम एथिक्स वैल्यू जो हम बाहर से हम सीखते हैं। ओके, तो ये छोटा सा बताया था मैंने आपको, अब और बताऊँगा आपको थोड़ी देर बाद में। ओके, इंटीग्रिटी सॉरी, इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी में मतलब क्या ये है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए, और जो हम ईमानदार के साथ साथ हमारे डिसीजन मेकिंग एक ऐसा डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि हमारा जो एक लॉन्ग टाइम तक अफेक्ट रहता हो। मतलब जैसे हम एक बॉटम अप्रोच लेते हैं तो हम किसी से हम दबने वाले ना हो, जो हम अपनी पॉजिटिविटी अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग हम कोई डिसीजन लेते हैं, तो हमारे इंटीग्रिटी के अंदर हमारा देखना चाहिए। सॉरी, इंटीग्रिटी के हमारे अंदर दिखना चाहिए। ओके, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड तो आपको पता ही होगा, जो हमने बचपन से अब तक सीखा है, और जो हमारा बिहेवियर डेवलप हो रहा है और होता रहेगा, वो सब हमारा एप्टीट्यूड के अंदर आता है। तो आते हैं हम दिस पेपर क्यों इंक्लूड किया गया है टेस्ट पेपर के अंदर। तो ये क्या है? अप्रोच है रिलेशन टू इंटीग्रिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी देन द पब्लिक लाइफ एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वेरियस इशू। आपको इसमें ही सब कुछ मिल जाएगा कि आपको किस तरह से इथिक्स के बारे में तो बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज रहती है, सर ये इथिक्स का क्या है, मतलब क्या क्या परसेप्शन क्या। तो मैं सीधे सीधे लिखा गया है पब्लिक लाइफ एंड हिज प्रॉब्लम। पब्लिक लाइफ और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्विंग अप्रोच करना होता है, मतलब सॉर्ट आउट करना होता है। वही हमारा वही हमारा एक हमारा एक हमारा एक्सपीरियंस रहता है, और हमारा ट्रांसपेरेंसी पर हमसे वर्क। एंड कॉन्फ्लिक्ट फेज डीलिंग इन द सोसाइटी, कॉन्स्टेंट यूटिलाइज द केस स्टडी। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड चैप्टर है। अप्रोच एंड द डिटरमाइंड एस्पेक्ट, द फोल्डिंग ब्रॉड एरिया विल बी कवर्ड। अब इसमें क्या है कि आपको एक केस स्टडी है। ओके, केस स्टडी के अकॉर्डिंग आपको एक सिचुएशन दी जाएगी। आप एक एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, एज आई ऑफिसर, एज ए एसपी डिस्ट्रिक्ट स्टेट के लिए, तो आपको वो सॉल्यूशन करना होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको किस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है ये। और सेकंड इम्पोर्टेंट, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस सबसे बेस्ट लगता है। इथिक्स तो मैंने बता दिया आपको, बाहर से हम सीखते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस, उनके ह्यूमन के अंदर किस तरह से इंटरफेरेंस किया जाता है, जो हमारे ह्यूमन होता है उनके इंटरफेरेंस क्या, मतलब किसी चीज़ की कोई परेशानी है, क्योंकि हम एक नौकरशाही आदमी होंगे आगे चलकर। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से उसका रूल बिहेवियर, उसका किस तरह का अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और हमें इम्पार्शलिटी होना चाहिए, हमारा इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड होना चाहिए, हमारा सिचुएशनल बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, एथिकल डायलेमा क्या होना चाहिए हमारा, और एथिकल बिहेवियर हमारा क्या होना चाहिए। जब हम सब हमारा एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहता है। सिचुएशन एक लीडर की भी हो सकती है, सिचुएशन एक आम आदमी कॉमन पर्सन की भी हो सकती है। उस सिचुएशन में हम किस तरह से अपने लीगल अप्रोच को लेकर, हमें अकॉर्डिंग टू लॉ को लेकर किस तरह से हम अपना वेल डिसीजन प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों के लिए। ओके, एथिक्स एंड द ह्यूमन एक्शन। ओके, ये है डायमेंशन ऑफ एथिक्स, प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप और ह्यूमन वैल्यूएशन। ओके, तो ये तो हो गया। एटीट्यूड सबसे बेस्ट, जो अभी आपसे मैं बात कर रहा था एटीट्यूड के बारे में। अब एटीट्यूड काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट को पता है कि एटीट्यूड क्या है। आप सोचते हैं कि बस एक हमारा ड्यू बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है। नहीं, उससे पहले हट के बहुत सारी चीज़ें होती है। कंटेंट, स्ट्रक्चर, उसका एटीट्यूड का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, इन्फ्लुएंस एंड द रिलेशन थ्रू द बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड। अब ये परसुएशन, इन्फ्लुएंस एंड द परसुएशन। अब ये इन्फ्लुएशन परसुएशन क्या, मतलब आपको एक हम कितने लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, किस तरह के हम कितने लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, और हमारा एटीट्यूड किस साथ चेंज हो सकता है। एटीट्यूड एक पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, एक पब्लिक के अंदर हम जाते हैं तो क्या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरह से हम अपने एटीट्यूड को मिटिगेट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने एटीट्यूड का से एक अच्छी तरह से एक अप्रोच करके हम किसी भी एक लीडर को भी एक मोबिलाइज कर सकते हैं कि अगर वो इलीगल वर्क कर रहा है तो उससे हम लीगली और अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग से वर्क करना हम बता सकते हैं। काफ़ी सारे लूप होल्स होते हैं जो कि काफ़ी सारे लीडर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक सच्चे एडमिनिस्ट्रेशन है, एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे आगे चल के, तो हम किसी भी चीज़ को अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उसे बिहेवियर को हम चेंज भी कर सकते हैं किसी और दूसरे के। एप्टीट्यूड मैंने आपको बता दिया। एप्टीट्यूड क्या है, जो बचपन से अब तक सीखते हैं। एप्टीट्यूड है सिविल सर्विस, इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी, ये सब आता है। नॉन पार्टनरशिप एंड ऑब्जेक्टिविटी होती है,
पब्लिक सर्विस एम्पैथी। अभी तो मैं आपको सिर्फ छोटा छोटा बता रहा हूँ, आपको सिर्फ सिंपल सिंपल एंड शॉर्ट फॉर्म में। अब आगे चल के क्या होगा कि डायरेक्टली मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूँगा। ओके, डायरेक्टली ओके होगा इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे बेस्ट होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम किस तरह से इसे कम कर सकते हैं, तो ये भी हमारा देखने के लिए हो। तो यहाँ तक हो चुका है इमोशनल इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट, मैं बता दिया मैंने आपको। और अभी मैं आपको आगे बताऊँगा क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉरल थिंकर। सबसे पहले तो आपको सबसे बड़ी समझना होगा कि मॉरल थिंकर क्या होते हैं और फिलोसोफर द एंड इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले मॉरल थिंकर के बारे में जान लेते हैं। और मॉरल थिंकर डैट मीन्स कि एक सोक्रेट है, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, थॉमस हॉब्स एंड हाना एंड्राइड एंड मार्क्सिज्म के क्या क्या उन्होंने अपने पॉलिसी अपनी फिलोसोफर ऑफ द फ्रॉम द इंडियन, जैसे कि सैयद अहमद खां, अरविंद घोष एंड भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी से फिलोसफी एंड द मार्क्सिस्ट की फिलोसफी क्या है क्या नहीं, वो सब हमें इसमें पढ़ना होता है। इसके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। ओके, पब्लिक सिविल सर्विस एंड एथिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले होता है स्टेटस द प्रॉब्लम, एथिकल कॉन्सर्न एंड द डायलामा एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। सबसे बेस्ट है लॉ एंड रूल रेगुलेशन किस तरह से बनते हैं। एंड अकाउंटेबिलिटी सबसे बेस्ट है। अकाउंटेबिलिटी हमें किसी एक हर चीज़ के लिए हमें अकाउंटेबल हमें तैयार होना चाहिए। कभी हमने कोई डिसीजन लिया उसके लिए हम जनता के लिए भी अकाउंटेबल होना चाहिए, और जो मास मीडिया कम्युनिकेशन है उसके लिए भी हमें जजमेंट को हमें पास करना होता है, उसके लिए भी हमें आगे खड़ा होना ही चाहिए। ओके, इथिकल मोरल एंड बिहेवियर मतलब वैल्यू क्या होती है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर द फंडिंग्स, कोऑपरेटिव गवर्नेंस क्या होती है। ओके, सब हमें पढ़ना होता है ये। ओके, तो हम आते हैं प्रोबेटी ऑफ द गवर्नेंस। क्या प्रोबेटी क्या होती है? प्रोबेटी मतलब कि एक गेम तरीका मान लो कि ये हो भी सकता है, नहीं वो हो सकता है, बट प्रोबेटी यस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट होता है फिलोसफी ऑफ द बेसिक गवर्नेंस। फिलोसोफर जो होते हैं उन्होंने कौन कौन सी गवर्नेंस को, जैसे कांतिजिज्म में एपिक्यूरियन है, उन्होंने काफ़ी ऐसे जजमेंट दी हैं इनके गवर्नेंस के ऊपर। और इन्होंने गवर्नेंस को किस तरह से आगे को सेकंड ईआरसी की रिपोर्ट है उसके अंदर भी किस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस का लिया गया। ओके, इंफॉर्मेशन शेयरिंग ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्या है, मतलब ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी होनी ही चाहिए, तो वो भी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली बताई जाती है। जैसे बिस्लोवर, जो बिस्लोवर एक्ट भी है, ये बिस्लोवर मतलब क्या, ये पीछे से कोई सीक्रेट जानकारी जैसे कॉन्फिडेंशियल जानकारी डायरेक्टली गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, और उनको पता लगता है कौन कौन से फिजिटरी एक्शन है, कौन कौन से इसमें इलीगल लूप होल्स के द्वारा इसके गवर्नमेंट को बिल्कुल नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है बाद में। ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको पता ही है। कोड ऑफ एथिक्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना बार क्वेश्चन आता है। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट, ये मैं आपको एक एक करके इसका चैप्टर बताऊंगा बाद में। कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। और सिटीजन चार्टर, ये क्या होता है कि इसमें एक वर्क अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको एक सिटीजन चार्टर क्या है, आपको एक ग्रीवियंस है, आपको एक कोई भी शिकायत करनी है कहीं भी, तो आपको शिकायत के लिए एक टाइम बोर्ड मैनर दिया जाएगा, आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि कब तक आपको ये रिजोल्व हो जाएगा। वर्क कल्चर, क्वालिटी और सर्विस डिलीवरी बहुत ही एक्सपीरियंसेबल होती है, बहुत ही उम्दा किस्म की होती है। अगर आप एक सिविल सर्विस से बात करेंगे तो काफ़ी और डिसेंट तरीके से आपसे बात करता है वो। और जितना भी होता है करप्शन, जो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं करप्शन, इसमें चैलेंजेस क्या होता है, चैलेंजेस ऑफ करप्शन, जो कि काफ़ी सारे लीडर भी करप्शन करते हैं, तो उनको भी हम उनका बिहेवियर भी चेंज करना होता है, बट वो नहीं करते, तो हम उनसे बिल्कुल अलग ही हटना, उस लीग सेट कर हमें जो एलाइट कंपनी होती है उससे भी अलग हट के हमें काम करना होता है, बट हमें उन सबको साथ में लेना, कोऑर्डिनेशन बना कर रखना होता है। ओके, बट अगर वो इलीगल बिहेवियर उनका है तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ हमें चलना होता है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। तो कोड ऑफ कंडक्ट हमारा जो है, जैसे कि आपको पता रहा था कि कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो कोड ऑफ एथिक्स हमारे पास क्या होता है, कोड ऑफ एथिक्स एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जैसे कि हम टोटली उसे हम एक फ्रेमवर्क के अंदर कि हम एक सिविल सर्वेंट को इस तरह का होना ही चाहिए। बट अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो रूल और रेगुलेशन के बेस पर रहता है कि रूल और रेगुलेशन उसको उस दायरे के अंदर, रूल और रेगुलेशन के अंदर अपना दायरा स्थापित करना चाहिए। जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेंगे, करप्शन फ्री रहना है हमें। जो हमारा आरटीआई का अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो उसके हमें आंसर इन्फॉर्म करना है अपने
आगे अपने हाई लेवल को हमें बताना है। बट अकॉर्डिंग अगर हम अगस्त जाते हैं, हम इथिक्स की तरफ जाते हैं, कोड ऑफ इथिक्स की तरफ। कोड ऑफ इथिक्स की तरफ हम उनसे कहते हैं कि आप इंटीग्रिटी रहना है आपको, और ट्रांसपेरेंसी रहना, और आपको कंप्लायंस रहना है। ओके, तो ये हमारे बीच में एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में एक छोटा सा फिनोमिना है। आपको अभी पता नहीं लगा होगा क्या कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, तो एक छोटा सा बता देता हूँ कि कोड ऑफ एथिक्स जो होता है, ये हमें कोड ऑफ एथिक्स हमें जो होता है, ये एस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट होता है। एस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट डेट मीन्स कि हमें ये बताता है कि आपको किस तरह से एक फ्रेमवर्क के अंदर तैयार करना है, और जो हमें दूसरा जो हमें कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है हमें डायरेक्शन देता है कि एक, जैसे कि आपके मम्मी या पापा ने आपसे कुछ कहा कि बेटा आपको ये करना है, तो आपको कोड ऑफ एथिक्स है, मगर आपने वो नहीं किया तो आपको क्या रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको पिटाई भी हो सकती है। तो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर है, तो आपने नहीं किया तो एक रूल रेगुलेशन के अंदर बाउंडेड रहते हैं। तो आज के लिए, और केस स्टडी तो फॉर्मेस्ट है भैया, ये तो कम से 6-7 केस स्टडीज़ आती हैं, जो कि आपको बिल्कुल एक माइंड को साफ करते अपने चलना होता है, और अपने क्लियरली माइंड से एक एक केस स्टडी को एक IAS ऑफिसर, एक SP के लेवल पर आपको ये बिल्कुल सॉर्ट आउट करनी होती है। फ्रेंड, अगर आपको मेरी बात तेज़ लगी हो तो आप हल्की कर लीजिए, और अगर आपको तेज़ लग रही हो तो मतलब आपको हल्की लग रही हो तो तेज़ कर लीजिएगा। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्ट। ओके, अगर आपको ये चैनल मतलब अगर आपको चैनल से इससे अगर इस वीडियो से आपको कुछ छोटी सी भी अगर आपको हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसे लाइक करना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। और ये मेरी छोटी सी कोशिश है आपको बताने की कि एक किस तरह से आप पेपर 3rd पेपर 4th को किस तरह से कैटेगराइज और कैसे ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर सी दिस वीडियो। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू ऑल फ्रेंड, थैंक यू सो मच।